हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम होने वाला है प्रो राटा। मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो उसके टाइम पे किस तरीके की एंट्रीज को फ्रेम किया जाता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज बिकॉज इस टॉपिक से कनेक्टेड एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 100% आता है और चॉइस में निकल के आता है ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे वो करवाए थे मैंने आपको 4 फीचर ऑफ शेयर्स के क्वेश्चंस। तो वो जो क्वेश्चंस अवेलेबल थे ना उन क्वेश्चंस को भी इस सेशन के लिए 6 मार्क्स में फ्रेम किया जा सकता है। कैसे पॉसिबल है वो लास्ट क्लास की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है अब तक जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आई बटन में डाल दूंगा, दोनों जगह से आपको देखने को मिल जाएगा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं उसी के साथ जो क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस बनते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोराटा क्वेश्चंस ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर्स में जो हम लोग देखने को मिलते हैं वो आते ही आते हैं एग्जाम में। जब 8 मार्कर क्वेश्चन था तब भी आते थे, अभी 6 मार्कर का है तब भी एग्जाम में आएगा। बट हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करोगे आपकी कौन कौन से केसेस होंगे जब आपको ये वाले क्वेश्चंस आपको बनाने और कैसे एंट्रीज करने। देखो बेटा 4 फीचर एंड बेसिक एंट्रीज का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो वही आपके पास क्या निकल के आ जाता है, आपका प्रोराटा ये क्वेश्चन। तो कैसे करना है देखिए, स्टार्ट करते हैं। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में प्रोराटा क्वेश्चंस। तो बेटा प्रोराटा वाला जो टॉपिक है ना आपका, ये कब कैसे डिफरेंट है वो आपको देखना है बस। प्रोराटा क्वेश्चंस, तो प्रोराटा क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अब ये क्वेश्चन में कब अप्लाई करना है कब नहीं करना है। तो सबसे पहला, इफ आप इसको नोट्स मेंटेन कर सकते हो, इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर satisfied then prepare some working notes, prepare some working notes to find out the necessary values। तो अगर ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है, मैंने क्या लिखा है 2 कंडीशंस, तो दोनों का सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी हमारा प्रो राटा के जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो एग्जैक्टली फिट बैठेंगे सारी की सारी कंडीशंस में। ओके, द नंबर 1 कंडीशन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन का होना बड़ा जरूरी है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अच्छा ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन के साथ साथ विद प्रोराटा एडजस्टमेंट, विद प्रोराटा एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि अगर आपका एक केस बनता है, जैसे हम एग्जांपल में लेके चलते हैं, हम साइड में इसको समझा देता हूं मैं आपको। लाइक आपके पास 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस रिसीव हुई है, पब्लिक ने अप्लाइड कितना किया 50,000, लेकिन आप अलॉट कितना कर सकते हो, आपकी लिमिट कितनी बच्चों, आपकी लिमिट है सर 40,000 रुपए की। कि हमने इशू 40,000 किए तो हमारी लिमिट अलॉट करने की कितनी हो जाती है 40,000 ही हम यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन के हिसाब से बोला गया है कि भाई हमने हमारे पास जो 10,000 के शेयर्स एक्स्ट्रा रिसीव हुए इसको हमने क्या किया भाई, रिजेक्ट कर दिया पूरा और 40 वालों के साथ डील कर ली कि हम आपको 40 के 40 दे देंगे। तो क्या ये केस ओवर सब्सक्रिप्शन का है? बिल्कुल है। लेकिन क्या ये साथ में ये एडजस्टमेंट वाला जो पार्ट है ये मैच करता है विद प्रोराटा एडजस्टमेंट? नहीं, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आपको मिली, आपने उनका सारा पैसा रिफंड कर दिया रिजेक्ट करके, है ना। तो यहां पर ये केस प्रोराटा का तो है लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला सेगमेंट देखने को नहीं मिला। तो सर प्रोराटा कैसे पता लगेगा? तो बेटा प्रोराटा के केस में क्या होगा, इस तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी कि भाई अप्लाइड हुए और आप अलॉट कर सकते हो केवल 40 के 40। तो आपने क्या किया, क्वेश्चन में बोला कि भाई हमने 50 वालों के साथ डील कर ली कि भाई हम 45,000 वालों को 40 में एडजस्ट करवा देंगे और बाकी जो बचे एक्स्ट्रा 5,000 इनके लिए मना कर देंगे। तो यहां से एडवांस निकल के आ गया ना आपका। अगर आप ध्यान से देखोगे 45 के साथ आपने डील किया कि हम 40 में आपको एडजस्ट करवा देंगे, इसका मतलब 5,000 का यहाँ पे एडवांस आ गया। तो अगर ये सिचुएशन आपकी बन रही है या फिर मेरे को पार्शियल एडवांस देखने को मिल रहा है या फिर फुल्ली एडवांस, आपने रिजेक्शन किया ही नहीं है तो 50 वालों को पूरा 40 दे दिया, तो ये भी प्रोराटा हो गया। मतलब कुछ ना कुछ एडवांस आपका बचना चाहिए चाहे वो कुछ भी बचे। तो अगर ये सिचुएशन मैच कर जाती है तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन भी है इसमें और प्रोराटा एडजस्टमेंट है यहां पर। तो ये वाली सिचुएशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब चलते हैं सर सेकंड कंडीशन पे। तो बेटा सेकंड कंडीशन कौन सी? सेकंड कंडीशन होती है आपकी डिफॉल्टर। कहां पे? ऑन सेकंड स्टेज।
तो अगर आपका डिफॉल्टर है, कौन सी स्टेज है बच्चों? सेकंड स्टेज। मैक्सिमम टाइम अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट किया जाता है, ठीक है, अलॉटमेंट ही सेकंड स्टेज होते हैं, बट मैंने वहां पे अलॉटमेंट नहीं लिखा है बिकॉज हर क्वेश्चन में अलॉटमेंट सेकंड स्टेज हो, नॉट नेसेसरी। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा निकल के आ जाता है जहां पर आपका 100 रुपए का शेयर है और आपका 40 रुपए का जो अमाउंट है ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पे है, एक साथ मांग लिया गया, फिर उसके बाद 40 रुपीज की आपकी हो गई फर्स्ट कॉल, ठीक है, और फिर 20 रुपीज का हो गया आपका फाइनल कॉल। तो इस वाले केस में अगर मैंने यहां पे अलॉटमेंट लिख दिया, डिफॉल्टर ऑन अलॉटमेंट, तो गलत हो जाएगा मेरा, क्योंकि अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन एक साथ ही डिमांड किया गया है, विच इज 40 रुपीज। सेकंड स्टेज क्या है? मेरी फर्स्ट कॉल है, क्योंकि ऐसा टीएस अग्रवाल का जो पहला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किए गए प्रोएटा वाले, वहां पर पहला क्वेश्चन ऐसा ही है। तो हम वैसे क्वेश्चंस भी डिजाइन करेंगे आज की क्लास में, आज की क्लास में नहीं, आज तो हम बेसिक्स को कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस को डिजाइन करेंगे। ओके, तो चलो देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, ये 40 रुपीज का अमाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के टाइम पे आएगा। तो सेकंड स्टेज क्या है ये, इसीलिए अगर किसी डिफॉल्टर ने ये पे कर दिया लेकिन ये वाली स्टेजेस को पे नहीं किया, अगर उसने ये वाली स्टेज को पे नहीं किया, फर्स्ट स्टेज के बाद सेकंड स्टेज को अगर उसने पे नहीं किया है, तो हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो मुझे कुछ नेसेसरी वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? फाइंड आउट द नेसेसरी वैल्यूज। तो बेटा कौन कौन सी वैल्यूज होती है हमारे पास, ये नेसेसरी वैल्यूज की जो हम बात कर रहे हैं, तो एक बार वो भी लिख लें। तो पहले आप ये नोट कर लो ताकि आपको समझ में आ जाए सारी चीजें कि एग्जैक्टली कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। ओके, आई गेस आपने नोट कर लिया होगा। तो अब चलते हैं हम लोग कंडीशंस के ऊपर। तो बेटा कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आप कौन कौन सी चीजें कैलकुलेट करोगे, तो एक बार मैं उनको एग्जांपल के साथ आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे आपको कैलकुलेशंस में डाटा मेंटेन करना है और किस किस तरीके की चीजें बनानी है। तो बेटा वर्किंग नोट्स में क्या बनाओगे आप? तो वर्किंग नोट्स में 3 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है बस। 3 चीजों में पहली चीज जो होती है वो होती है प्रोराटा की रेशियो, कि भाई प्रोराटा की रेशियो क्या है। अब प्रोराटा की रेशियो कैसे निकालोगे आप? प्रोराटा की रेशियो निकालते हो आप यहाँ पे जितने भी अप्लाई हुए थे, जिनके साथ आपने डील करी है, इज टू अलॉटेड शेयर्स। तो यहाँ पे शेयर्स जो भी आपने अप्लाई किए और जिनके साथ आपने डील कर लिया कि भाई हम आपको इतने के बदले में इतने शेयर्स देंगे, तो उसको यूज करके आप एक रेशियो मेंटेन कर लेना, जैसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोराटा रेशियो। हालांकि हम इसे बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको ये निकालना ही पड़े, मैं दोनों तरीके दिखा दूंगा आपको ताकि प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी आपकी? यहां आप निकालना सीखोगे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। तो जो भी बच्चों हमारा डिफॉल्टर है ना, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। अब डिफॉल्टर कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन में नाम आपको मेंशन करके दे देगा, अमित है, सुमित है, मोहन है, सोहन है, क्या है, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको सीधा मेंशन करना है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। अच्छा, अप्लाइड अगर वो मांग रहा है आपसे तो जाहिर है अलॉटेड वाला डाटा वो आपको पक्का देगा कि अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, है ना। अब जो भी शेयर होल्डर हमारे पास निकल के आएगा, जैसे आपको डाटा दिया हुआ है, मेरे को ये समरी में देख देता हूँ आपको छोटी सी, कि भाई आपने इशू किया है लेट सपोज 50,000, अभी हमारा चल रहा था जैसे डाटा, और इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें हमारे अप्लाइड पब्लिक से जो एप्लीकेशंस अप्लाइड हुए हैं वो हुए हैं सर हमारे पास 60 के एग्जाम्पल, ठीक है। 50 इशू किए लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई बच्चों, 60,000 की एप्लीकेशन आ गई। अब ले लेते हैं फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितनी है सर, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 40 का एप्लीकेशन एंड 40 का अलॉटमेंट, 20 की हमारी हो गई फाइनल कॉल। ओके, तो ये हमारा डाटा मेंटेन्ड है। अब इसमें ना एक छोटा सा पार्ट और आपको करना है, कितने शेयर्स अप्लाइड हुए और कितने आपके अलॉटेड। तो जब भी आपके पास ये सिचुएशन मिल जाती है, दिस इज अ ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ये जब मैं आपको करा रहा था पहले, तब भी मैंने छोटा सा टेबल सिखाया था आपको कि अप्लाई कितने हो बच्चों, सर 60,000 अप्लाई हुए। अलॉट कितने कर सकते हो सर आप, 50,000 अलॉट कर सकते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन, इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन पक्का मेंशन करके देगा कि कितनों के साथ हमने डील किया। लेट्स से क्वेश्चन ने बोला कि भाई हमने यहाँ पे ना 60,000 के बदले पूरे 50,000 के साथ डील कर लिया, इसका मतलब एडवांस कितना निकल के आ गया, सर एडवांस पूरा आ गया हमारे पास 10,000 शेयर्स का, ठीक है। ओके, अगर मैं इस एग्जांपल में से रेशियो निकालने की आपको बात करूं तो रेशियो क्या निकलेगी बच्चों, क्या लिखा है, अप्लाइड शेयर्स। अप्लाइड शेयर्स कितने हुए थे, डील एडजस्टेड वाली मेरी जो स्टेज है ना, जहां पे हमने एडजस्टमेंट किया, वो ये वाली स्टेज है, ये वाली नहीं है बच्चों, ये वाली स्टेज है। तो यहां क्या लिखोगे आप, 6:5, ये लो जी।
मैंने आपको रेशो भी निकालना दिखा दी कि रेशो आप एक्जैक्टली कैसे निकालोगे, तो ये मेरी रेशो बन जाती है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि रेशो क्या निकल के आती है। एक तो ये मेरी कैटेगरी हो गई, कैटेगरी नंबर 1 ऐसे करके देख सकते हो आप। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं रेशियोज के लिए समझा रहा हूँ ताकि आपको रेशियो एक्जैक्टली समझ में आए। तो यहाँ पे आप देखो अप्लाइड कितने हुए और आप अलॉट कितने कर सकते हो, अप्लाइड और अलॉटेड। तो यहाँ पे आपके पास कितने अलॉट अप्लाइड कितने हुए थे सर 60, अलॉट कितने कर सकते हो आप, ये अलॉट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो डील मैंने किया, मैंने बोला भाई ये काम करो, अब 40 वालों के साथ मैंने डील कर लिया कि हम 30,000 में एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, 40 वालों को 30 के साथ मैंने डील करवा दिया, है ना। और उसके बाद बाकी जो बच गए मेरे शेयर्स, अब मैंने क्या किया यहाँ पे 10,000 वालों को भाई मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई देखो एक काम करो भाई, शेयर्स वगैरह बचे नहीं है हमारे पास देने के लिए, तो आप मना कर दो, या फिर एक काम करते हैं 10 वालों को लेट से कि 20 बच गए ना आपके, सिंपल सिंपल। अब 20 वालों को आपने 20 में डील करा दिया, ठीक है। तो यहां पर देखो ये वाली स्टेज जो है इसमें प्रोराटा नहीं है आपका, क्या लिखा है ये प्रोराटा रेशियो। अब इस स्टेज में मेरा पूरा सेट हो चुका है, 60 यहां पे थे, पूरे 60 मैच हो गए, 50 यहां पे थे, 50 यहां मैच हो गए। बट इसमें ये वाली जो स्टेज है ना 20 और 20 वाली, जहां पे फुल को फुल दिया गया है, तो यहां पे प्रोराटा स्टेज नहीं है। प्रोराटा स्टेज कौन सी है, जहां पर मेरा एडवांस देखने को मिला। ये वाली स्टेज जो मेरी है ना, यहां से एडवांस कहां से निकल के आया मेरा, इस स्टेज से एडवांस निकल के आया। तो आपको रेशियो इस वाली स्टेज से निकालनी होती है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के हिसाब से ये रेशियो बन रही है, एग्जाम्पल नंबर 2 के हिसाब से रेशियो क्या बन रही है बच्चों, 4:3। आई गेस आपको एक प्रोराटा रेशियो निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी अब, परफेक्ट। चलो जी, अब देखो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आपको क्या करना है अभी यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको ये समझ में आ ही गया है, मैं एक रब कर देता हूँ बिकॉज अभी हमारा क्वेश्चन में कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा वरना आपको, ठीक है। तो ये मैंने एक ही रखा हुआ है, केवल एग्जाम्पल नंबर 1 वाले डाटा को हम यूज करने वाले हैं बस, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे यूज करोगे क्या, प्रोराटा की जो भी आपने रेशियो निकाली है आप उसका इस्तेमाल करके ये वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, चलो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। जब भी आप डाटा बनाओगे ना, आपको एक पक्का चीज़ें में इन्फॉर्मेशन पक्का देगा, दैट इज शेयर होल्डर। अब उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने कितने अप्लाई किए थे आपको ऐसे मेंशन कर लेना है, और कितने हमने उसको अलॉट किए। तो लेट सपोज कि ये है भाई हमारे मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने क्या किया था, फोर ये डिफॉल्टर का पार्ट है हमारा। अब यहाँ पे स्टेजेस हैं हमारे पास, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और लास्ट में फाइनल कॉल। इसने क्या किया है, इसने ये दे दिया आपका, ये नहीं दिया और ये भी नहीं दिया, है ना। अब मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया भाई नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय डिफॉल्टर। अब डिफॉल्टर का नाम क्या बच्चों, डिफॉल्टर का नाम है मिस्टर एक्स, तो ये हो गए मिस्टर एक्स। अब इसमें मैंने क्या लिखा आपको, अलॉटेड शेयर्स। अगर आप अप्लाइड निकाल रहे हो तो अलॉटेड आपको पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने काम किया भाई अलॉटेड का डाटा मैंने आपको लिख के दे दिया, लेट से कि भाई वो 500 शेयर्स का है। तो आप ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ओवर सब्सक्रिप्शन में जब मैंने 50 वालों को 60,000 वालों को 50,000 में सेट करवाया, तो यहां पर मिस्टर एक्स को, जिसके पास हमारी कंपनी के कितने शेयर्स हैं बच्चों, 500 शेयर्स हमारे पास। शेयर्स अलॉटेड का मतलब क्या होता है, ये मैंने उसको दे रखे हैं ऑलरेडी, तो इसने भी तो ज्यादा के लिए डिमांड किया होगा ना। तो अगर मुझे वो निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, देखो अलॉटेड शेयर्स कितने हैं बच्चों, 500। लेकिन प्रोराटा रेशो का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, इस रेशो का इस्तेमाल कैसे करोगे। अब आपको ये पता है कि ये वाली वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी, तो इस रेशियो में जो ज्यादा वाली वैल्यू है दैट इज 6/5, तो ऐसे इस रेशियो का यूज करो एंड यू विल गेट द मेन वैल्यू दैट इज 600 शेयर्स। तो ये हमारा 600 शेयर्स हो गया, ओके क्लियर हुआ। आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारे शेयर्स निकल के आ गए 600 शेयर्स, ओके। चलो जी, अब एक काम करते हैं, तीसरा पार्ट और क्या क्या निकालना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू डिफॉल्टर। तो जो भी हमारा डिफॉल्टर है, अब यहाँ पे हम डिफॉल्टर वाई ले लेते हैं, एक सेकंड डिफॉल्टर और हो गया हमारे पास। तो एक डिफॉल्टर और हो गया हमारे पास, कौन है, ये मिस्टर वाई। अभी जो मिस्टर वाई है इसके लिए मैं निकाल क्या रहा हूँ बच्चों, सर हम इसके लिए निकाल रहे हैं अलॉटेड वाले। अच्छा अलॉटेड अगर आप निकाल रहे हो तो क्वेश्चन में अप्लाइड वाला तो गिवन करके देगा ना, हाँ जी बेटा बिल्कुल निकाल के देगा, अप्लाइड वाला डाटा पक्का मेंशन करके देगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर ये वाली जो वैल्यू है ये 600 आपको गिवन है ऑलरेडी, तो ये कैसे निकालोगे। अब जाहिर सी बात है अप्लाइड हमेशा ज्यादा होता है और ये वैल्यू हमेशा कम रहेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यहाँ लिखोगे आप सेम प्रोराटा रेशियो ऊपर वाले की तरह फॉर्मूला में। अब अप्लाइड शेयर्स कितने थे इसके, सर 600 अप्लाइड शेयर्स थे। अब प्रोराटा रेशियो का इस्तेमाल कैसे होगा आपका, रेशियो का इस्तेमाल क्या है, ये वाली वैल्यू कम होती है ना, तो कम वाली वैल्यू हमेशा ऊपर लिखो इसके अंदर, 5/6। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया 500, है ना। तो लो जी, ये बड़ा सिंपल सा हो गया हमारे पास, ओके डन, इतना क्लियर है।
तो अब पॉइंट ये आता है कि भाई इन दोनों में से आपको कोई भी एक निकालना पड़ेगा, एक डिफॉल्टर की अगर बात हो रही है तो। हाँ, दो डिफॉल्टर हैं तो जाहिर सी बात है, डिपेंड करता है डाटा कौन सा गिवन है, बट मैंने आपको दोनों निकालना सिखा दिया है कि अगर आपको अप्लाइड निकालने हैं तो कैसे निकालोगे, अलॉटेड निकालने हैं तो कैसे निकालोगे। एक वर्किंग नोट आपको इन दोनों में से बनाना पड़ेगा फॉर जस्ट वन डिफॉल्टर। क्लियर? चलो जी, अब आ जाओ एक और बड़े वर्किंग नोट्स की तरफ, जहां पर आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि बनाया जाएगा केवल, अब यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं भाई, देखो अब एक डिफॉल्टर और है मेरा, जो है मिस्टर वाई। अब मिस्टर वाई ने क्या किया है, एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। तो ये जो मैं वर्किंग नोट आपके लिए बना रहा हूं, अभी जो हम वर्किंग नोट यहां बनाने वाला है, ये वर्किंग नोट ध्यान रखो केवल और केवल उस डिफॉल्टर के लिए बनेगा जिस डिफॉल्टर ने सेकंड स्टेज को क्रॉस नहीं किया है, नहीं किया है। ओके, तो सेकंड स्टेज को अगर क्रॉस नहीं किया है तो केवल उसके लिए बनेगा। जैसे हमारे एग्जांपल में क्या है, दो डिफॉल्टर है, एक है मिस्टर एक्स, एक है मिस्टर वाई। तो मिस्टर एक्स के लिए हम क्या करेंगे, जिसने अलॉटमेंट को पेमेंट नहीं किया, मतलब सेकंड स्टेज को पेमेंट नहीं किया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा सा वर्किंग नोट और बनाएंगे, जो अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखोगे ना, अगर आप बेटा याद करने की कोशिश करोगे तो भूल जाओ, बहुत टाइम लगेगा और आपको आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आई डोंट वांट कि आपको याद करना पड़े, इसीलिए हमारे हर एक पॉइंट के पीछे रीजंस भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहां पे, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के टाइम पर, और यहां लिखो फ्रॉम, किससे, पैसा किससे मिल रहा है आपको, ये फ्रॉम मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स से एप्लीकेशन के टाइम पर कितना पैसा आपने लिया होगा, है ना। तो अगर शेयर होल्डर ये बनना चाहता है तो हमने क्या बोला था भाई, सबको 40 रुपए पे करो एप्लीकेशन के। तो एप्लीकेशन पर कितना पैसा इसने हमें दिया होगा, सर इसने अप्लाई किया था 60,600 शेयर्स के लिए, है ना, 600 शेयर्स के लिए इसकी एप्लीकेशन आई थी हमारे पास, और हमने इसे बोला था 40 रुपए, इसको क्या सबको बोला था हमने तो 40 रुपए जमा कराओ। तो इसने भी 40 ही जमा कराया होगा ना अपना, तो कितना जमा कराया, 600 शेयर्स के हिसाब से 40 रुपए इसने जमा कराए मेरे पास। तो कितना अमाउंट आ गया सर, ये 24,000 रुपए, ठीक है। 24,000 के बाद अब जब अलॉटमेंट देने की बारी आई तो हमने क्या किया, अमाउंट एडजस्ट करवाया, इसका अमाउंट एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। जब मैंने इसका शेयर्स एप्लीकेशन मनी एडजस्ट किया, मतलब ट्रांसफर किया, शेयर्स देने की बारी आई, तो मैंने इसको बोला कि भाई देखो आपको हमने शेयर्स दिए हैं केवल 500 शेयर्स, तो 500 के हिसाब से आपका जो पैसा बनता है वो बनता है सर केवल 40 रुपए। दिस इंप्लाइज आपके 20,000 रुपए हमने शेयर्स में ट्रांसफर कर दिए हैं, और उसके जो भी शेयर बनते हैं 500 शेयर्स, वो आपके डीमैट अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिए हैं, खत्म बात। बट इस केस में हुआ क्या, इस पॉइंट में ये पॉइंट निकल के आता है कि सर शेयर होल्डर से आपने कितने पैसे एडवांस ले लिए, आपने 4,000 रुपए एडवांस आ गया तुम्हारे पास, बिकॉज 24 उसने दिया था। आपने शेयर्स देने की जब बारी आई तो 500 के हिसाब से 20,000 रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, बचे 4,000 रुपए। इसका आपने क्या करोगे, आप शेयर होल्डर को बोलते हो देखो सर आपको ऐसा तो है नहीं पूरा पैसा आपका मिल चुका है हमें, आपने केवल अभी 100 रुपए में से 40 रुपए पे किए हैं एप्लीकेशन के, उसके बाद भी तो आपको पैसा पे करना है। हाँ, अगर उसके बाद कोई स्टेज ही नहीं होती हमारी, लाइक लमसम वाला केस होता, मेरा 100 रुपए का अमाउंट है, हमने एप्लीकेशन पर ही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ कर दिया, तो हमें 4,000 रुपए वापस करना पड़ेगा, भले ही क्वेश्चन बोल दे आपको कि मैं एडवांस में एडजस्ट करवा दूंगा, कर ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि आपके पास अगली स्टेज ही नहीं है ट्रांसफर करने के लिए, जहां पर आप इसका पैसा एडजस्ट करोगे। तो एडजस्ट करने के लिए आपको अगली स्टेज की रिक्वायरमेंट है, और इस क्वेश्चन में हमारी अगली स्टेज है हमारे पास, जिसका नाम क्या है बच्चों, अलॉटमेंट है हमारी ये वाली स्टेज, 40 रुपए की, फिर 20 रुपए भी है। तो हमने इस शेयर होल्डर को क्या बोला, मिस्टर एक्स को बोला भाई देखो आपके पास हमारी कंपनी के 20,000 रुपए के हिसाब से 500 शेयर्स अवेलेबल हैं, 4,000 रुपए जो एडवांस आपका है वो हम अपने पास रख लेते हैं, अगली बार जब आप हमें पैसे दोगे तो उस टाइम पर आपके पास जो नोटिस रिसीव होगा वो इस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो पैसा बचेगा उसका नोटिस आएगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेज पे लिखोगे अलॉटमेंट ड्यू। तो अलॉटमेंट के टाइम पर आप इस बंदे के पास कितने का नोटिस भेजोगे, सर बेटा 500 शेयर्स इसके पास हमारे अवेलेबल है, तो इसको मिलाकर बाकी जितने भी शेयर होल्डर, और भी तो शेयर होल्डर है ना, 50,000 हमने इशू किए हुए हैं, है ना, 50,000 में से कुछ 500 शेयर्स इसके पास भी है, मिस्टर एक्स के पास, हम इसके पास भी नोटिस भेजेंगे। हम क्या बोलेंगे, देखो भाई 500 शेयर्स के हिसाब से 40 रुपए, इसका मतलब 20,000 रुपए आपके बनते हैं, बट एज ऑन एडवांस एप्लीकेशन आपने 4,000 रुपए हमें ऑलरेडी जमा करवा रखे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि 16,000 रुपए आपको पे करने हैं। हमने ऐसा नोटिस उसके पास भेज दिया, लेकिन काफी ज्यादा कोशिशों के बाद, 3-4 नोटिस के बाद भी इसने अलॉटमेंट का पैसा पे नहीं किया।
अब अगर पैसा पे नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, हम यहां लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, दैट्स इट। इतनी वैल्यू, इस वैल्यू की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जो आपके काम आएगी बेटा कहाँ पे, ये एंट्री काम आएगी एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 4 जब आप करोगे ना तो यही वैल्यू हमारी काम आती है, और इस वैल्यू को बिना आपकी जो एंट्री नंबर 4 है, जो सबसे ज्यादा मार्क्स की एंट्री होती है पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो एंट्री गलत हो जाती है, और इसी के लिए हम सारी कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक है, हालांकि आप बेशक कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आप डायरेक्टली इस एंट्री को भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाए, बट हाँ अगर आप वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लोगे इट विल बी योर वेरी ईजी थिंग। ठीक है, कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद इस वैल्यू को यूज करना। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट्स आपको किसके लिए बनाने बच्चों, जो बंदा आपका सेकंड स्टेज पे डिफॉल्ट करेगा, जैसे मिस्टर एक्स। मिस्टर वाई ने हमारा कोई डिफॉल्ट वगैरह किया नहीं है, ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज ने क्रॉस कर दिया तो मुझे इस उसके लिए ये वाला पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था हमारा प्रो राटा क्वेश्चंस के लिए। जब आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करोगे, जब आप डाटा प्रिपेयर करोगे, तो किस किस तरीके के वर्किंग नोट्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो हम लोगों ने आज कवर किया। अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कवर करेंगे इसी से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और कैसे इन वर्किंग नोट्स को यूज करके आप अपने पूरे क्वेश्चन को कवर अप करोगे। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं, क्वेश्चंस बेटा सेम वैसे ही बेसिक एंट्रीज जितनी भी बनती हैं आप वो सारी बेसिक एंट्रीज कवर करो, प्लस फोर फीचर के कॉन्सेप्ट्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, वो सारे के सारे फोर फीचर की जितनी एंट्री बनती है, फोर फीचर हो गया, रेशियो हो गया, देन कैपिटल रिजर्व हो गया, दैट्स इट। उससे पहले हम ये वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे ताकि आपको बार बार ढूंढनी ना पड़े वैल्यूज, हम वर्किंग नोट्स उठा लेंगे डायरेक्टली, तो पूरा क्वेश्चन हमारा बड़ी आसानी से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए चीज़ों को करना। और हाँ, टाइम अभी बहुत है आपके पास, अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हो चीज़ों को सीरियस ले लेना, सीरियस तरीके से पढ़ाई करना, बिकॉज ये जो 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं ना, इन 3 महीनों में या तो आपको एक अच्छी लाइफ मिलेगी या तो आप एक एवरेज लाइफ मिलेगी। चॉइस इज योर्स कि आपको अच्छी लाइफ चाहिए या फिर एक एवरेज लाइफ चाहिए। अच्छी लाइफ का मतलब DU का कॉलेज, एवरेज लाइफ का मतलब IP का कॉलेज। चॉइस इज योर्स। मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।